मुस्कान यूनिवर्सिटी से लौट रही थी। शाम का वक्त था। आसमान में ढलती धूप किसी बुझते दिए की तरफ टिमटिमा रही थी। जैसे ही वह बस से उतरी, उसने देखा कि घर की तरफ से पायल तेज कदमों से बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। आंखों में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। मुस्कान कुछ पल के लिए ठिठक गई। पायल दीदी इस वक्त यहाँ और इतनी परेशान क्यों लग रही है? उसके मन में सवालों की झड़ी लग गई। घर पर इस वक्त पापा भी नहीं थे, सिर्फ नेहा दीदी थी। उसका दिल अनजाने डर से तेज धड़कने लगा। जब तक वह अपने दरवाजे तक पहुंची, तब तक पायल अपनी गाड़ी में बैठकर अगले मोड़ पर गायब हो चुकी थी। मुस्कान की निगाहें उसकी गाड़ी के पीछे गुम होती रही। एक सिरन उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। वह तेजी से घर की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी रह गई। नेहा दीदी फर्श पर गिरी हुई थी। चेहरा पीला पड़ चुका था। एक हाथ पेट पर था और दूसरा टेबल के कोनों को थामे हुए वह उठने की कोशिश कर रही थी। दीदी! मुस्कान चीखते हुए उनकी तरफ भागी। दीदी, क्या हुआ आपको? क्या आप ठीक तो है ना? नेहा दर्द से तड़प रही थी। आवाज टूटी टूटी सी थी। मुस्कान, एम्बुलेंस को कॉल करो, बहुत दर्द हो रहा है। मुस्कान, मैं मर जाऊंगी। मुस्कान के हाथ कांपने लगे। दीदी नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मैं जीजू को फोन करती हूँ। नेहा ने सिर हिलाया। नहीं मुस्कान, राजवीर शहर में नहीं है। उन्हें फोन करने से कोई फायदा नहीं। तुम बस एम्बुलेंस बुलाओ। मेरा बच्चा, मुस्कान मेरा बच्चा। ये कहते कहते उनकी आंखें बंद होने लगी। दीदी दीदी, आंखें खोलिए। मुस्कान चिल्लाती रही। उसने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और रोते हुए उनका सर अपनी गोद में रख लिया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस की आवाज गूंज उठी। मुस्कान ने किसी तरह उन्हें स्ट्रेचर पर चढ़ाया और अस्पताल तक साथ गई। इमरजेंसी में डॉक्टरों ने तुरंत नेहा को अंदर ले लिया। मुस्कान दरवाजे के बाहर खड़ी थी। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। थोड़ी ही देर में उसके पापा भी ऑफिस से भागते चले आए। नेहा की सास इंदु जी और देवर सुनील भी वहां पहुंच चुके थे। पूरे अस्पताल में तनाव छा गया था। सबको मालूम था कि ये मामला किसी आम परिवार का नहीं है, क्योंकि राजीव आहूजा इस शहर का बड़ा बिजनेसमैन टाइकून था। नेहा वही थी जो आहूजा खानदान को वारिस देने वाली थी। अब हालात नाजुक थी। माँ और बच्चा दोनों की जान खतरे में थी। मुस्कान के कांपते होठों से सिर्फ एक ही बात निकल पा रही थी, भगवान मेरी दीदी और उनके बच्चे को बचा लीजिए। मुस्कान, ये सब कैसे हुआ? इतनी बड़ी लापरवाही नेहा कैसे कर सकती है? उसे तो पता था ना कि उसकी कोख में हमारे खानदान का अंश पल रहा है, फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? इंदु जी की आवाज में दर्द, गुस्सा और हैरानी तीनों एक साथ झलक रहे थे। मुस्कान के होठ थरथरा उठे। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। मुझे नहीं पता आंटी, सच में नहीं पता। उसकी आवाज फटी हुई थी। मैं यूनिवर्सिटी से आई तो दीदी जमीन पर दर्द से तड़प रही थी। मैं कुछ नहीं जानती कि उनके साथ क्या हुआ था। मैं तो बस उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। उसने रोते हुए अपने चेहरे को दोनों हथेलियों में छुपा लिया। इंदु जी वही माथा पकड़कर पास की कुर्सी में बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू नहीं, पर एक गहरी थकान टपक रही थी। चारों ओर खामोशी पसरी थी। बस अस्पताल के गलियारे में लोगों की हल्की आवाजें और मॉनिटर की बीप सुनाई दे रही थी। 3 घंटे तक सब लोग बाहर बेचैनी से बैठे रहे, हर मिनट उम्मीद और डर के बीच झूलते हुए। और फिर आखिरकार डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान और आंखों में बोझिलपन था। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, हमने बहुत कोशिश की, माँ को तो बचा लिया गया, लेकिन बच्चा अब नहीं रहा। ये शब्द जैसे किसी ने दीवार पर हथौड़ा मार दिया हो। मुस्कान की आंखों से आंसू बह निकले। इंदु जी ने सिर झुका लिया और नेहा के पिता संजय जी के होठों से एक दर्द भरी आ निकली। 5 महीने की प्रेगनेंसी थी वो बच्चा, जिसकी हलचल नेहा हर रोज महसूस करने लगी थी, जिसका हर पल वो सपना देखती थी, जिसके लिए पूरे घर में तैयारियां हो रही थी। अब वो नन्हा वजूद हमेशा के लिए ठंडा पड़ चुका था। उसी वक्त तेज कदमों की आवाज गूंजी। अस्पताल के गेट से राजीव अंदर दाखिल हुआ। चेहरा पसीने से भीगा हुआ, आंखों में डर और बेचैनी थी। डॉक्टर, नेहा कहाँ है और मेरा बच्चा कैसा है? वह एक ही सांस में सब बोल गया, लेकिन डॉक्टर के होठों से निकले हुए शब्दों ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। आपकी पत्नी अब सुरक्षित है, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। राजीव कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा।
आंखें फैल गई जैसे किसी ने उसकी सांसें खींच ली हो। फिर वह डगमगाते हुए पीछे की कुर्सी पर गिर गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें सूनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच्चाई। जिस बच्चे के लिए उसने महीनों से तैयारी की थी, जिसके आने की मुस्कान में वह पूरा घर सजाने वाला था, वो बच्चा अब कभी नहीं आएगा। राजीव, खुद को संभालो, नेहा के पापा संजय ने आगे बढ़कर कहा। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही इंदु जी गुस्से में फट पड़ी। संभाले कैसे? सब नेहा की गलती है। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था राजीव, उसे उसके मायके मत छोड़ो, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब देखो सब खत्म हो गया। राजीव की आंखों में लालिमा भर आई, उसकी मुट्ठियां भींच गई। उसने भारी आवाज में कहा, मैं नेहा को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। उसकी आवाज में टूटन थी, लेकिन लहजा पत्थर की तरह सख्त था। उसने आंखों की नमी को झटकते हुए चेहरा घुमाया और बिना पीछे देखे अस्पताल से बाहर निकल गया। वह यह जाने बिना जा चुका था कि अस्पताल के कमरे में नेहा धीरे धीरे होश में आ रही थी। आंखें खोलते ही उसने सबसे पहले जो नाम लिया वो राजीव था। उसकी आवाज में टूटन थी, बेबसी थी और एक ऐसी चाहत थी जो शायद अब अधूरी रह जाने वाली थी। वह राजीव से मिलना चाहती थी, उसके कंधे पर सर रखकर रोना चाहती थी, अपने बच्चे की मौत का गम उसी के साथ मिलकर हल्का करना चाहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजवीर ने उसे दुत्कार दिया था, उससे नफरत करने लगा था, उसे अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया था। उसके दिल में गलतफहमी का जहर फैल चुका था। नेहा बिस्तर पर लेटी थी, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, होठ कांप रहे थे और उसकी रूह रो रही थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, उसका बच्चा, उसका प्यार, उसका विश्वास, सब कुछ उससे छिन गया था। उसने आंखें बंद की और कमरे में बस मॉनिटर की धीमी बीप गूंज रही थी, जो अब किसी टूटे दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। वो रोती सिसकती रह गई। राजवीर के पीछे पीछे उसकी माँ इंदु जी भी चली गई। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच अब सिर्फ उसकी बहन मुस्कान और उसके पापा संजय जी रह गए थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, बस मशीनों की बीप की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। बेबस संजय जी अपनी बेटी के पास आए। पापा, नेहा ने कांपती आवाज में पुकारा, आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक थी। उन्होंने उसका माथा सहलाया। तुम ठीक हो बेटा? हमारे लिए बस यही सबसे बड़ी बात है। ये सुनते ही नेहा अपने आंसू रोक न पाई। पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। पापा, मेरा बच्चा। उसके शब्द गले में ही अटक गए। संजय जी ने आंखें बंद कर ली, आवाज में दर्द था। फिक्र मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर खुद उनकी आंखों से आंसू ढुलक पड़े। मुस्कान भी पीछे खड़ी अपने आंसू पोंछ रही थी। दूसरी ओर राजवीर, जिसने ना तो मुड़कर देखा ना ही अस्पताल आया। संजय जी बेटी को डिस्चार्ज करवाकर घर ले आए, मगर नेहा के मन में अब भी एक ही सवाल था, राजवीर कहाँ है? हर दिन, हर रात, हर सांस में वो उसी का नाम दोहराती रही। दरवाजे की ओर उसकी निगाहें जमी रहती। वो आएगा, मेरे आंसू पहुंचेगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। थक हार कर नेहा ने खुद उसे फोन किया, मगर उसने फोन तक नहीं उठाया। और जब वो खुद उसके घर पहुंची तो उसने मिलने से भी इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसकी माँ इंदु जी ने तो उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तुम हमारे पोते की कातिल हो। ये सुनकर नेहा के दिल में जैसे हजार तीर एक साथ चुभ गए। वो दरवाजे पर ही खड़ी रह गई, आंखों में दर्द, होठ कांपते हुए बोले, जाओ राजवीर, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। अब मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं तो मैं भी ऐसी मोहब्बत पर लानत भेजती हूँ। ये कहते वक्त उसकी आवाज भरा गई थी, मगर चेहरा सख्त था। अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। वो दिल जिसमें कभी सिर्फ राजवीर की मोहब्बत बसती थी, अब बिखरे हुए टुकड़ों में धड़क रहा था। दिन गुजरते गए, मगर उसके दर्द की तीव्रता कम नहीं हुई। वो अपने आंसू भीतर ही भीतर पीती रही, मुस्कुराने की कोशिश करती रही ताकि पापा और मुस्कान का दिल ना टूटे। दोनों ने उसे बार बार समझाया, नेहा टेंशन मत लो, एक दिन राजवीर जरूर लौटेगा। वो बस गलतफहमी में है। लेकिन नेहा की आंखें हर बार खामोश रहती। वो उन वादों, उन कसमों, उन सपनों को याद करती जो राजवीर ने उसके साथ बुने थे। 6 महीने बीत चुके थे, मगर उस बेदर्द सनम ने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। उधर राजवीर भी सुकून में नहीं था। वो भी नेहा को याद करता था, मगर इंदु जी की बातों ने उसकी सोच में ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे अब गिराना नामुमकिन था।
उन्होंने गलतफहमी के बीज को इतना खाद पानी दिया था कि अब वो एक घना पेड़ बन चुका था, जिसकी छांव में प्यार के लिए कोई जगह नहीं बची थी। और अब जब उन्हें मौका मिला, उन्होंने ठान लिया कि वो अपने बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी और राजवीर की बचपन की दोस्त पायल से ही करवाएगी। उस दिन दफ्तर का माहौल गंभीर था। राजवीर अपनी मीटिंग में डूबा हुआ था। जब दरवाजे पर खट की हल्की सी आवाज हुई, उसने सिर उठाया और सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गई। कमरे में मौजूद सबकी निगाहें दरवाजे की ओर टिक गई और वहां खड़ी थी नेहा। 6 महीने बाद उसे यूं सामने देखकर राजवीर के लब खुद ब खुद रुक गए। काली फ्रॉक में सोगवार हुस्न, रोई हुई आंखें, फीकी मुस्कान, उसके चेहरे पर दर्द और गरिमा दोनों का अजीब संगम था। राजवीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और एक पल के लिए जैसे सारी दुनिया थम गई, हवा भी रुक गई। बस उन दोनों के बीच एक अधूरा प्यार, एक अधूरा रिश्ता और बहुत सारी खामोशियां बाकी थी। मुझे आपसे बात करनी है, वो रहस्य लहजे में बोली, आवाज धीमी मगर ठोस थी। एक्सक्यूज मी, मीटिंग इज ओवर, राजवीर ने ठंडे अंदाज में कहा और वहां मौजूद सभी मेंबर्स को बाहर जाने का इशारा किया। कुछ ही पलों में कमरा खाली हो गया। अब वहां बस 2 लोग थे, एक वो जो टूटी थी और दूसरा जो टूटने से बचने की कोशिश कर रहा था। राजवीर ने मेंबर्स के जाते ही अपनी सख्त निगाहें नेहा पर डाली, जबकि नेहा कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे उसके करीब आई। आप दूसरी शादी कर रहे हैं, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। आवाज कांप रही थी मगर जुबान पर दृढ़ता थी। 6 महीने बाद ये पूछने आई हो? राजवीर अपनी जगह से उठते हुए ठंडे स्वर में बोला। आप मेरी बात का जवाब दें मिस्टर राजवीर आहूजा, नेहा ने तेज आवाज में कहा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसके जिस्म से उठती वही उसकी पसंदीदा खुशबू हवा में फैल गई थी। 6 महीने बाद भी वो खुशबू राजवीर के दिल की धड़कनों को अस्त व्यस्त कर रही थी। वो सामने खड़ी थी, वही लड़की जिसे उसने कभी अपनी रूह की हद तक चाहा था। मेरा जवाब जानकर क्या करोगी? उसने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा। जो पूछा है उसका सीधा जवाब दीजिए, नेहा ने थरथराते लहजे में कहा। अगर मैं कहूँ हाँ कर रहा हूँ दूसरी शादी, राजवीर की ठंडी आवाज ने कमरे की हवा जमा दी। उसके शब्द सुनकर नेहा के होठ सूख गए, दिल की धड़कन जैसे थम गई। आप मुझे सजा दे रहे हैं? वो धीमी सांस लेते हुए बोली। सजा? सजा तो हम दोनों के लिए है और शायद अब सारी जिंदगी ये सजा हमें झेलनी पड़ेगी। राजवीर की आवाज में अब थकावट थी। मैं आपकी बीवी हूँ राजवीर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये बेवफाई है। उसके आंसू अब उसकी पलकों से ढुलक चुके थे। बीवी हो इसलिए यहाँ खड़ी हो और सवाल करने की हिम्मत है, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक। राजवीर की बात अधूरी रह गई। उसने चेहरा फेर लिया और बस इतना कहा, घर जाओ। नेहा वहीं जड़ सी खड़ी रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ यही वो आदमी था जो उसे दीवानों की तरह चाहता था, जिसकी हर सुबह उसकी मुस्कान से शुरू होती थी और हर रात उसकी बाहों में खत्म। और आज वही शख्स उसे देखना तक नहीं चाहता। इन 6 महीनों में वो कितना बदल गया था। उसकी आंखों में अब मोहब्बत की जगह सिर्फ ठंडापन था। एक गलती, बस एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ दी थी। आंखों से बहते आंसुओं ने उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। मैं नहीं जाऊंगी, उसने सख्ती से कहा। आपने 6 महीने से मुझसे राब्ता खत्म कर रखा है, ना मिलते हैं ना बात करते हैं। क्या सारा कसूर मेरा ही था? क्या सजा सिर्फ मुझे ही मिलेगी? अब उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी मगर उसमें साहस भी था। राजवीर ने उसकी ओर देखा, आंखों में गुस्सा और टूटन दोनों थे। हाँ, तुम ही कसूरवार हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा। वो यकायक रुक गया, शब्द गले में अटक गए। नेहा ने उसके चेहरे पर गुस्से की तीव्र लकीरें देखी, अपने आंसू पोंछे और कड़क आवाज में बोली, तो अब आप इस बात की सजा मुझे देंगे? ठीक है, कर दीजिए दूसरी शादी, मगर दूसरी शादी से पहले आपको मुझे छोड़ना होगा। राजवीर का चेहरा सख्त हो गया। अपनी जुबान संभालो नेहा, अगर दोबारा ऐसी बात मुंह से निकाली तो जान ले लूंगा तुम्हारी। उसने गुस्से में नेहा का बाजू पकड़कर झंझोरा। एक पल को दोनों की आंखें आपस में टकराई, जैसे आग और पानी का संग्राम हो। आप खुद किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले और चाहते हैं मैं आपके नाम पर अपने बाप के घर बैठी रहूं? ऐसा कभी नहीं होगा मिस्टर राजवीर आहूजा।
दूसरी शादी से पहले आपको पहली शादी खत्म करनी होगी। नेहा ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। राजवीर हंसा नहीं, बस गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मेरे नाम से खुद को अलग कर सको। याद रखो। वह उसके बेहद करीब आया। चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर उसकी गर्म सांसें नेहा के चेहरे से टकराई। लगता है तुम भूल गई हो राजवीर आहूजा को, उसने धीमे मगर डरावने लहजे में कहा। मैं कुछ नहीं भूली, लेकिन आप सब भूल गए हैं। मेरा गुनाह क्या इतना बड़ा था कि इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? और अगर सजा देनी है तो फिर दोनों को मिलेगी। नेहा ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। राजवीर ने गुस्से में अपने बालों में हाथ फेरा और उसके पीछे लपका। नेहा दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उसने आगे बढ़कर दरवाजे को लॉक किया और उसे दीवार से सटाते हुए अपने दोनों हाथ उसके दोनों ओर रख दिए। उसका चेहरा नेहा के बेहद करीब था, इतना कि नेहा उसकी सांसों की तपिश महसूस कर रही थी। लगता है तुम अपनी जान देने पर तुली हो। अगर अलग होना चाहती हो तो ठीक है। राजवीर आहूजा तुम्हें खुद से जुदा कर देगा। तुम मेरी मोहब्बत के लायक ही नहीं थी। गेट आउट, उसने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा और पीछे हट गया। उसकी बात सुनते ही नेहा के दिल पर जैसे कोई बिजली गिरी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गई कि अब सब खत्म हो गया है। वो शख्स जो उसकी जान था, अब वही उसकी रूह से जुदा हो गया है। बिना कुछ कहे उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। राजवीर वहीं खड़ा रहा, बस उसे जाते हुए देखता रहा। बाहर सड़कों पर नेहा की कार बेतहाशा रफ्तार से दौड़ रही थी। 2 बार उसका एक्सीडेंट होते होते बचा, पर उसे परवाह नहीं थी। घर पहुंचते ही वह बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ी और बेकाबू होकर रोने लगी। आंखों के सामने वही लम्हे घूमने लगे जब उसने पहली बार बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, और राजवीर मुस्कान से पागल हो उठा था, जैसे सारी दुनिया ही खुशियां उसे मिल गई हो। मगर एक गलती, बस एक गलती ने सब छीन लिया। उसका घर, उसका पति, उसकी ममता और सब खत्म। उधर घर पर इंदु जी सुनील से कह रही थी कि सुनील, मैंने कितनी बार कहा है मोनिका को साथ लेकर आया करो, अब देखो कितना वक्त गुजर गया। इंदु जी ने ये सब नाराज लहजे में कहा, जबकि सुनील फोन में व्यस्त था। वो बोला भी नहीं, बस नजरें घुमाई। उसने मन ही मन सोचा, मैं उसकी जिम्मेदारी क्यों लूं? मोनिका इंदु जी की खास सहेली की बेटी थी, जो हाल ही में अपनी यूनिवर्सिटी बदलकर इंदु जी के घर के पास वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई थी। उसके माता पिता अपनी बड़ी बेटी के पास गए हुए थे, जिसकी डिलीवरी में कुछ दिक्कतें थी, इसलिए मोनिका को उन्होंने इंदु जी के पास छोड़ दिया था। वो लड़की थोड़ी जिद्दी थी और अपने हिसाब से जीती थी। हेलो आंटी, मोनिका की आवाज सुनकर इंदु जी ने मुड़कर देखा। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, मैं बस खाना खाने लगी थी, तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ। इंदु जी मुस्कुराते हुए बोली और किचन की तरफ चली गई। मोनिका ने सुनील को देखा। कितने अफसोस की बात है, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम आराम से घर आ गए। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं कि मैं कैसे घर पहुंची? मोनिका ने दुख और गुस्से से भरे स्वर में कहा। सुनील ने बिना किसी भावना के उसकी तरफ देखा और बोला, मैं तुम्हारा एहसास क्यों करूं? कोई ठेका नहीं लिया मैंने तुम्हें लाने ले जाने का, अपने आने जाने का खुद इंतजाम करो, उसने बोहें चढ़ाते हुए कहा। फिर मोबाइल पॉकेट में डाला और अपनी जगह से उठकर कमरे की ओर बढ़ गया। मोनिका को उसकी बात पर गहरा अफसोस और झुंझलाहट हुई। वह उसके पीछे आई और तेज लहजे में बोली, जरूरी नहीं जिनका ठेका लिया जाए सिर्फ उनकी मदद की जाए, कभी कभी इंसानियत के नाते भी इंसान किसी की मदद कर देता है। बात करते करते वह अनजान